नोट्स के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए, वहां पे आपको पता चल जाएगा नोट्स कैसे मिलेंगे। और जो भी सामने आपके लिखा है वीडियो को पॉज करके थोड़ा इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है। तो अब स्टार्ट हम इसमें करते हैं कि आद्य ऐतिहासिक काल, इसके मध्य प्रदेश में कौन से स्थल पाए जाते हैं। देखिए, आद्य ऐतिहासिक काल मैंने आपको बताया था, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड इसे कहते हैं। मतलब इस एज में आप ये देखिए, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की ही अगर बात करें तो इंसान लिखना सीख गया था, लेकिन वो क्या लिखता था हम उसे डिकोड नहीं कर पाए, है ना। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की अगर मैं बात करूं, जो कि एक आद्य ऐतिहासिक कालीन स्थल है, एक प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड से रिलेटेड है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के मध्य प्रदेश से कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। ठीक है, मैं आपको मैप दिखा देता हूँ। ये देखिए, हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, है ना। तो ये जो ब्लू कलर से मैंने यहाँ पे ये किया हुआ है ना, ये पूरा सिंधु घाटी जो कल्चर था, जो सिविलाइजेशन था, उसका एरिया है। अब एमपी में इसका कोई एरिया नहीं मिला है ना। तो मेनली ये जो सिंधु नदी, झेलम नदी, चिनाब, रावी, व्यास, ये है ना, इनके चारों ओर एक सरस्वती नदी भी बहा करती थी, ठीक है ना। उसके आसपास ये सिंधु वैली सिविलाइजेशन जो है उसके स्थल आपको मिले हैं। तो एमपी में सिंधु घाटी सभ्यता का कोई स्थल प्राप्त नहीं होता है ना। ये चीज आप याद रखेंगे। ये देख लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता सबसे उत्तर में सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा शहर प्राप्त है, ये मांडा, जो कि चिनाब नदी के किनारे स्थित है ना, मांडा जम्मू कश्मीर में है ये। फिर ये सुत, अब ये शायद लद्दाख में शायद चला गया, मुझे आइडिया नहीं है, इसको चेक कर लेना मांडा कहाँ पे। एक सुत कांगे डोर है ना, ये दाश्क नदी के किनारे है सुत कांगे डोर, ये अफगानिस्तान में। और ये आलमगीरपुर है हिंडन नदी के किनारे मेरठ में। और ये दैमाबाद है, दैमाबाद प्रवरा नदी के किनारे है। प्रवरा नदी जो गोदावरी की सहायक नदी, ट्रिब्यूटरी है गोदावरी की, ठीक है ना। तो एमपी में, मतलब ये मैंने केवल ऐसा बना दिया है, लेकिन यहाँ एमपी में कुछ मिला नहीं है, ठीक है ना। तो जितने भी स्थल मिले हैं, तो उनमें से एमपी में सिंधु घाटी सभ्यता का कोई भी स्थल नहीं है ना। ये चीज आपको याद रखनी है। अब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में डिटेल में जहां से भी आपने प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ा होगा, उसको एक बार रिवाइज और कर लेना। इसीलिए मैंने बोला था एक बार अब भारत का इतिहास पढ़ लेना, उसके बाद यहाँ पे आना, नहीं तो फिर सब मुंडे के ऊपर से ही जाएगा, है ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता का कोई प्रमाण मध्य प्रदेश से नहीं मिला है। अब ऋग्वैदिक काल का, अब ऋग्वैदिक काल में क्या है, ये मैंने आधा लिखा है, ऋग्वैदिक काल नहीं है यहाँ पे, पूर्व वैदिक काल है यहाँ पे, है ना। पूर्व वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल मतलब क्या है, मतलब ऋग्वैदिक काल को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक पूर्व वैदिक काल है और एक उत्तर वैदिक काल है, ठीक है ना। इंग्लिश में इसे कहते हैं अर्ली वैदिक पीरियड कहते हैं। ठीक, मिनट में दिखा देता हूं आपको, अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड। ये देखिए, ये है अर्ली वैदिक पीरियड। ये सन 1500 बीसी से 1100 बीसी तक है ना। हड़प्पा सभ्यता के बाद आया ये, है ना। हड़प्पा सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता का विकास हुआ, तो ये 1500 बीसी से 1100 बीसी तक है। तो ये देखिए, ये एरिया है ना वैदिक सभ्यता का। मतलब ऐसा बोला जाता है कि आर्य यहाँ से आए सब, हालांकि मैक्स मूलर ने सब चूतिया को बताया था, लेकिन क्या सिलेबस में है तो पढ़ना पड़ेगा। तो आर्य पहले आए, ऐसा बताया जाता है कि मध्य एशिया से आए। तो आर्यों का पहला जो रीजन था, मतलब यहाँ तक पहुंचे थे, है ना। पूर्व वैदिक काल में आर्य जो थे वो यहाँ तक पहुंचे थे, पूर्व वैदिक काल में, यानी 1500 से सन 1000 बीसी के लगभग तक, ठीक है ना। 1000 बीसी के बाद जब उत्तर वैदिक काल चालू होता है, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, लेटर वैदिक पीरियड कहते हैं। मैं आपको दिखाता हूं, ये लेट वैदिक पीरियड कहते हैं इसको, ठीक है। लेट वैदिक पीरियड में आर्यों का जो विस्तार हुआ, उन्होंने ऐसा कहा जाता है कि विंध्याचल को पार कर लिया, है ना। तो ये देखो, पहले यहां तक था आर्यों का विस्तार, उसके बाद इनका एरिया बढ़ते बढ़ते ये पूरा ये एरिया हो गया, है ना। तो क्या चीज आपको याद रखनी है कि पूर्व वैदिक काल, यहाँ पे मैं एडिट कर दूंगा, पूर्व वैदिक काल, है ना। पूर्व वैदिक काल, अर्ली वैदिक पीरियड। पूर्व वैदिक काल का मध्य प्रदेश में कोई साक्ष्य नहीं मिलता है, और उत्तर वैदिक काल का साक्ष्य मिलता है, प्रमाण मिलते हैं, यानी लेट वैदिक पीरियड के साक्ष्य मिलते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये पोस्ट मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे लेट होगा शायद, है ना। अब क्या साक्ष्य मिलते हैं, ये व्यापम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। पीएससी में ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी तक देखा नहीं है, लेकिन व्यापम में कई बार ऐसा पूछ लेता है। अब क्या पूछ लेता है, देखो, कौशितकी उपनिषद में विंध्य पर्वत का उल्लेख है, और उसे क्या कहा गया है, अपरोक्ष पर्वत कहा गया है, ठीक है, कौशितकी उपनिषद में। शतपथ ब्राह्मण में नर्मदा का उल्लेख है ना। नर्मदा को क्या कहा गया है, रेवा नदी कहा गया है ना, रेवा नदी कहा गया है नर्मदा को। और ऐतरेय ब्राह्मण में एक निषाद जाति का उल्लेख है, जिसे अनार्य कहा गया है, जो कि मध्य प्रदेश के घने जंगलों में निवासरत
थी। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। कौशितकी उपनिषद में विंध्य पर्वत का उल्लेख है, जैसे अपरोक्ष पर्वत कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में नर्मदा नदी का उल्लेख है, जिसे रेवा नदी कहा गया है। अब दक्षिणापथ और रेवोत्तर में बताता हूँ क्या है। ऐतरेय ब्राह्मण है ना, इसमें निषाद या अनार्य जाति का उल्लेख है, जो कि मध्य प्रदेश के घने वनों में निवासरत थी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा उत्तर वैदिक काल। हाँ, रेवोत्तर और दक्षिणापथ ये रह गया था। रेवा नदी का उल्लेख है किसमें? शतपथ ब्राह्मण में, है ना, ये याद रखेंगे। रेवा नदी का उल्लेख किसमें है? शतपथ ब्राह्मण में। विंध्य पर्वत का उल्लेख कहाँ पे है? कौशितकी उपनिषद में। निषाद जाति का उल्लेख किसमें है? ऐतरेय ब्राह्मण में। और मध्य प्रदेश को रेवोत्तर के नाम से या दक्षिणापथ के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, और रेवा नदी का उल्लेख है शतपथ ब्राह्मण में, ये याद रखेंगे। अब दो काल है यहाँ पे नेक्स्ट जो हम पढ़ते हैं। एक पौराणिक काल आ जाता है आपका, और पौराणिक काल के बाद एक रामायण काल भी आपका आ जाएगा, और महाभारत काल भी आ जाएगा। देखिए, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ना सिर्फ व्यापम के एग्जाम में पूछा जाता है, और पीएससी के एग्जाम में ऐसे कुछ खास पूछा नहीं जाता, लेकिन क्या पता पूछ ले, है ना। तो इसमें इंपॉर्टेंट मैं आपको ऐसा बता दूंगा, पौराणिक काल का, रामायण काल का और महाभारत काल का। इसमें मैंने इसको समझाने के लिए एक डायग्राम बनाया, तो ये डायग्राम देखेंगे। ठीक है, ये देखो, देखिए, वैवस्वत मनु आपको याद रखना है, कि जिससे ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य जाति की उत्पत्ति हुई। वैवस्वत मनु, इनके कुल 10 पुत्र थे। अब 10 के नाम याद नहीं रखने, जो एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है वो याद रखने। ठीक है, एक इनके इंपॉर्टेंट पुत्र थे कौन? कारूष, है ना, ये बघेलखंड में इनका काम आएगा, ये याद रखना है। कारूष किसके पुत्र थे? वैवस्वत मनु के पुत्र थे। वैवस्वत मनु की पुत्री थी एक, उनका नाम था इला, है ना। इला की शादी हुई किनसे? सोम से हुई। ठीक है ना, इला की शादी किससे हुई? सोम से हुई। देखना, समझते जाना फैमिली ट्री। वैसे थ्योरी में मैंने ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन वो भेजे में घुसेगा नहीं, इसलिए मैंने ये डायग्राम बना के यहाँ पे समझाया। ठीक है ना, ब्लड रिलेशन वाला। देखो, वैवस्वत मनु के एक पुत्र थे, मतलब टोटल 10 पुत्र थे, उनमें से एक इंपॉर्टेंट पुत्र थे कौन? अपने कारूष, और पुत्री थी इला। इला का विवाह किससे हुआ? सोम से हुआ। ठीक है ना, फिर दोनों को एक संतान उत्पन्न हुई, उनका नाम क्या था? पुरुरवा। इन्हीं पुरुरवा के वंशज कौन थे? ययाति थे, और इन्हीं ययाति के पुत्र हुए यदु, जिनसे यादव वंश शुरू हुआ। ठीक है, ये व्यापम में ऐसा पूछ लेता है। ठीक है ना, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट आने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ। यदु से यादव वंश की स्टार्ट हुई। अब यदु के 2 पुत्र थे, एक क्रोष्ट और एक सहस्त्रजीत। तो यदु के जो पुत्र थे क्रोष्ट, उन्होंने तो यादव वंश को कंटिन्यू रखा, है ना। क्रोष्ट के जो वंशज थे वो यादव कहलाए। अब यदु के जो पुत्र थे सहस्त्रजीत, अब ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ना। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछ लेगा कि है वंश के कौन कौन शासक थे। तो 3 शासक आपको याद रखने, एक सहस्त्रजीत जो कि है वंश के थे, उनके वंशज हुए एक माहिष्मत, जिनके नाम पे माहिष्मती की स्थापना हुई, महेश्वर जिसे कहते हैं, और एक थे कार्तवीर्य अर्जुन, है ना। ये 3 इंपॉर्टेंट आप याद रखेंगे। सहस्त्रजीत ये पुत्र नहीं है ना, माहिष्मत वंशज है। तो सहस्त्रजीत के वंशज थे कौन? माहिष्मत थे। सहस्त्रजीत के वंशज माहिष्मत, और माहिष्मत के वंशज कार्तवीर अर्जुन। ये तीनों थे है वंश के, है ना। कार्तवीर अर्जुन क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने, मतलब रावण को कुछ ज्यादा चर्बी चढ़ गई थी, तो रावण इनसे लड़ाई झगड़ा करने आ गया था, तो रावण को इन्होंने हराया था और बंदी बना के रखा था, है ना। कार्तवीर अर्जुन याद रखेंगे। कौन से वंश का था? है वंश का था। रावण को इसने बंदी बनाया था। और एक माहिष्मत थे, जिन्होंने माहिष्मती या महेश्वर की स्थापना की थी। ठीक है ना, तो ये ब्लॉक डायग्राम से इसको थोड़ा सा समझ लेना, क्योंकि थ्योरी में क्या ये भेजे में घुसता नहीं है ना यार, है ना। एक ही ब्लॉक डायग्राम है। और कारूष जो मैंने आपको बताया था ना, मनु का जो पुत्र था कारूष, और इसी कारूष के नाम पे कुरुष देश बना, जो बघेलखंड, आज का जो बघेलखंड है ना, वो कहलाता है ना। तो कारूष वंश कहाँ से रिलेटेड है? अगर एग्जाम में ये आ जाए कारूष वंश, तो किससे रिलेटेड है? ये बघेलखंड से रिलेटेड है। और शहडोल, सीधी, सतना, रीवा आते हैं। और हाँ, एमपी की ज्योग्राफी का वीडियो इसमें पड़ा हुआ है, पूरे यूट्यूब का सबसे बेस्ट वीडियो है ना। एमपीपीएससी की यूनिट 3 का वीडियो है, 10 घंटे का वीडियो है, पूरी एमपी की ज्योग्राफी उसमें कंप्लीट है। और उस हिसाब से मैप बना के, नदियों का मैप, पहाड़ों का मैप, सारा मैप बना के पूरे यूट्यूब में किसी ने नहीं पढ़ा है, तो इसलिए मैंने वो मैप्स वगैरह बनाए थे। तो जिस किसी को भी एमपी की ज्योग्राफी एकदम बेसिक से समझनी है, कि उसके भेजे में, उसके रग रग में घुस जाए एमपी की ज्योग्राफी, खून में तुम्हारे बहने लगे एमपी की ज्योग्राफी, तो उस वीडियो को जाके पूरा 1-2 बार देख लेना। ठीक है ना। अब एक और ब्लॉक डायग्राम मैंने बनाया यहाँ पे, वो मैं आपको दिखाता हूँ समझाने के लिए। ठीक है, ये देखो, इसको समझो, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है ना। इक्ष्वाकु एक वंश हुआ,
इक्ष्वाकु वंश, है ना। इक्ष्वाकु वंश के राजा कौन थे? मांधाता, है ना। मांधाता है ना, ओंकारेश्वर है, मांधाता है ना, ओंकारेश्वर है, जिसे मांधाता नगरी कहा जाता है। मांधाता ने लेकिन स्थापना नहीं की थी, मांधाता के लड़के थे मुचकुंद, उन्होंने स्थापना की थी, ठीक है ना। तो कौन सा वंश है? वहां पे है वंश के 3 शासकों के नाम मैंने आपको बताया ना, एक सहस्त्रजीत बताया, और एक कौन था जिसने रावण को बंदी बना लिया था, एक वो, और उसको एक वंश था। तो टोटल 3 वहां पे है वंश के शासक थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट थे, उनको याद रख लेंगे। यहाँ पे इक्ष्वाकु वंश के जो 4 शासक हैं वो उनको याद रखेंगे, ठीक है। मांधाता थे, मांधाता की शादी हुई किनसे? बिंदुमती से, जो कि एल वंश की थी राजकुमारी, ठीक है ना। इनसे इनके 3 पुत्र हुए, एक पुरकुत्स, एक अम्बरीश और एक मुचकुंद, है ना। पुरकुत्स, अम्बरीश और मुचकुंद। तो जो मुचकुंद थे इन्होंने ही मांधाता नगरी की स्थापना की, है ना, जो कि ओंकारेश्वर जिसे कहा जाता है। अपने पिता मांधाता के नाम पे मांधाता नगरी की स्थापना की इन्होंने, मुचकुंद ने। अब राजा मुचकुंद से संबंधित एक कहानी आती है विष्णु पुराण में। जिन्होंने कोई सीरियल महाभारत देखा होगा या एक कृष्णा सीरियल आता था, उसमें उन्होंने देखा होगा, मतलब बहुत पुराना सीरियल है, शायद ही मतलब पता होगा आपको। उसमें ऐसा रहता है कि एक जो राजा मुचकुंद हुआ करते थे, तो उस समय क्या देवों का और असुरों का संग्राम हुआ, है ना, लड़ाई हुई। तो देवता जो थे वो हार रहे थे, तो राजा मुचकुंद उनकी सहायता के लिए आए और देवताओं की सहायता की राजा मुचकुंद ने, ठीक है। तो उससे असुर जो थे हार गए, है ना, देवता जीत गए। तो ये सारी लड़ाई ऊपर स्वर्गलोक में जाके हो रही थी, है ना। तो लड़ाई के बाद जब राजा मुचकुंद ने ये बोला कि हे प्रभु, अब मुझे वापस जाने की आज्ञा दीजिए, अब वापस अपने राज्य में जाऊंगा, और वहां पे मतलब सभी लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, मेरी रानियां मेरा इंतजार कर रही है, मेरे पुत्र वगैरह जो इंतजार कर रहे हैं। तो हुआ ये कि जो देवासुर संग्राम था वो 1 साल तक चला था पूरा, है ना। तो इंद्र ने तब उनको ये बताया कि ये जो देवलोक है उसका जो 1 साल है वहां पे पृथ्वी पे पूरा 1 युग पूरा बीत चुका है, और आपके जितने भी वंशज थे, आपका वंश जो था वो सारा कुछ समाप्त हो चुका है। मतलब आप यहाँ तो 1 साल रहे हो असुरों के साथ लड़ाई में, लेकिन पृथ्वी पे वहां पे एक युग पूरा बीत चुका है ना। तो आपका पूरा जितने भी रिश्तेदार सब सारे मर चुके हैं, आपका वंश भी खत्म हो चुका है। तो ऐसे बहुत दुखी हुए महाराज मुचकुंद। तो अब वो बोले कि अब मतलब अब क्या किया जाए, सभी चीजों से ध्यान उनका हट गया। तो उन्होंने कहा कि मैं लड़के बहुत थक गया हूँ, तो मुझे आप ये क्या कहते हैं मतलब एक वरदान दीजिए कि मैं अब सोना चाहता हूँ, है ना, तो मैं सोना चाहता हूँ। तो ये भगवान इंद्र से उन्होंने ये वरदान मांगा। हाँ, तो राजा मुचकुंद जो थे वो जाके गुफा में सो गए, और इंद्र ने ये भी वरदान दिया था उनको कि जो कोई भी आपको नींद से उठाएगा, है ना, किसी ने भी अगर आपको नींद से उठाया, तो जैसे ही उस व्यक्ति पे आपकी दृष्टि पड़ेगी वो व्यक्ति बिल्कुल जल के बिल्कुल भस्म हो जाएगा, है ना। ऐसा इंद्र ने आशीर्वाद दिया। तो हमारे मुचकुंद महाराज जो थे वो सोने चले गए और हजारों साल तक सोते रहे, सोते रहे, सोते रहे। तो उसके बाद ये हुआ कि एक राक्षस था, काल यवन, है ना, जो कि मतलब जन्म से ऐसा कहा जाता है कि ब्राह्मण था लेकिन कर्म से असुर था, ठीक है ना। उसका नाम था काल यवन। तो काल यवन को कुछ ऐसा मुझे याद नहीं है, ऐसा कहा जाता है कि उसको मार नहीं सकते थे। तो उसका वध करने के लिए, काल यवन का वध करने के लिए श्री कृष्ण ने क्या किया था, उसको दौड़ाते दौड़ाते ले गए। मतलब कुछ ऐसा हुआ था कि वो श्री कृष्ण को दौड़ा रहा था। तो जिस गुफा में मुचकुंद सो रहे थे, है ना, जिस गुफा में मुचकुंद सो रहे थे, तो वहां श्री कृष्ण उसको भगाते भगाते ले गए, अपने पीछे भगाते भगाते ले गए। मतलब वो श्री कृष्ण का पीछा कर रहा था और उस गुफा में पहुंच गया जहां पे मुचकुंद महाराज सो रहे थे। तो उसके बाद श्री कृष्ण ने क्या किया, उनका मतलब कुछ ऐसे क्या उसको कह सकते हैं, कुछ तौलिया टाइप का, मतलब नहीं, ऊपर जो पहनते हैं ओढ़ने वाला, ऐसा कुछ था। तो वो था, उन्होंने क्या किया, महाराज मुचकुंद के ऊपर श्री कृष्ण ने उसको ऐसा ओढ़ा दिया पूरा। तो जैसे ही पीछे पीछे काल यवन आया, तो काल यवन को ये लगा कि ये कृष्ण सो रहा है यहाँ पे, है ना। तो उसने क्या किया, वो लात मारना चालू किया मुचकुंद महाराज को, है ना। काल यवन ने मुचकुंद महाराज को लात मारना चालू, क्योंकि उसको लगा ये श्री कृष्ण जी सो रहे हैं यहाँ पे। तो लात मारी तो भाई नींद खुल गई हमारे मुचकुंद जी की। तो मुचकुंद जी की जैसे ही नींद खुली, उन्होंने देखा उसको और ऐसे आग टाइप की निकली आंख से, और वहीं पे जो हमारे काल यवन जो थे वो भस्म हो गए, है ना। तो ये विष्णु पुराण में ऐसी कथाएं आती हैं। तो हालांकि एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे को याद आ गया, मैंने भी बचपन में देखा था वो सीरियल, तो मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, इक्ष्वाकु वंश के राजा थे मांधाता, 3 पुत्र, पुरकुत्स, अम्बरीश, मुचकुंद। और मुचकुंद ने मांधाता नगरी की स्थापना की थी, जिसे ओंकारेश्वर कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि मांधाता नगरी की स्थापना किसने की थी, मुचकुंद ने की थी। और कौन से वंश के थे वो, इक्ष्वाकु वंश के थे, ठीक है ना। ये हुआ।
अब इसमें कुछ देख लेते हैं। ये पौराणिक काल ये हो चुका है। ये मैंने आपको ये पूरा ये मैंने ब्लॉक डायग्राम के थ्रू आपको बता दिया ना कि सोम का पुत्र ये था, ठीक है, ये हो गया। मानधाता मैंने आपको बता दिया, इक्ष्वाकु वंश के राजा थे, ये पूरा हो गया है, ठीक है ना। माहिष्मत है वंश के शासक, ये पूरा हो गया। कार्तवीर अर्जुन बता दिया, और ये राजा अवंती उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। तो जितना मैंने आपको समझा दिया उसी की थ्योरी मैंने यहाँ पे लिखी है ना। मुचकुंद को पराजित किसने किया था? माहिष्मत ने किया था। ये सारे व्यापम के एग्जाम के लिए ही इंपॉर्टेंट है ना। पौराणिक काल से रिलेटेड है, और पौराणिक काल से रिलेटेड क्वेश्चन वैसे आते नहीं है पीएससी में। यदा कदा व्यापम के एग्जाम में, ऐसे पटवारी के एग्जाम में, या सब इंस्पेक्टर या कांस्टेबल वगैरह के एग्जाम में, इस टाइप के एग्जाम में ये रिपीट हो सकते हैं, तो वो मैंने आपको ये बता दिया है, ठीक है ना। और एक ये इंपॉर्टेंट है, नागों और गंधर्वों का संघर्ष। एक नाग वंश हुआ करता था, एक क्या हुआ करता था आपका? गंधर्व वंश हुआ करता था। अभी नागों और गंधर्वों में इतने याद रख लीजिए कि एक नाग वंश था और एक गंधर्व वंश था, तो दोनों की ऐसा युद्ध हुआ, ठीक है ना। तो मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में गंधर्वों का और दक्षिणी क्षेत्र में नागों का शासन था। तो अयोध्या के एक इक्ष्वाकुओं के सहयोग से नागों ने गंधर्वों को हरा दिया, ठीक है ना। तो नागों की सहायता की इक्ष्वाकुओं ने। तो नागवंशीय कन्या रेवा जो थी, उनका विवाह इक्ष्वाकु नरेश पुरुकुत्स से हो गया। अब इसकी थोड़ी बहुत डिटेल जो मेरा उसका वीडियो पड़ा हुआ है, क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी का एमपीपीएससी यूनिट 3 का वीडियो है, 10 घंटे का वीडियो है। उसमें मैंने नर्मदा नदी के बारे में शायद बताया उसमें, तो उसमें थोड़ा सा डिटेल में वहां पे शायद मैंने ऐसा बताया, तो वहां पे उस वीडियो को देखिएगा, है ना, जरूर देखिएगा। एक ही बार में एमपी की ज्योग्राफी खत्म हो जाएगी, उतना इंपॉर्टेंट वैसे है नहीं, है ना। ये इंपॉर्टेंट है कि वैदिक काल में किसको क्या कहा जाता था, है ना, ये याद रख लीजिएगा, इसको मत भूलिएगा। नर्मदा नदी को रेवा कहा जाता था, है ना, ये याद रखिएगा। चंबल नदी को चर्मावती कहा जाता था, और केन नदी को शुक्तिमती कहा जाता था वैदिक काल में। अब कौन सी नदी को क्या कहा जाता था, ये नदी वाले चैप्टर में मैंने बता दिया वहां पे। और नदी का चैप्टर मैंने अपलोड भी कर दिया, मैंने अलग से भी अपलोड कर दिया है नदी का चैप्टर, तो देख लीजिएगा उसमें, ठीक है ना। और दंडकारण्य ये छत्तीसगढ़ में है ना। तो इक्ष्वाकु वंश का शासक था दंडक, उसके नाम पे दंडकारण्य इसका नाम पड़ा। बस्तर एरिया जो है ना, जो नक्सली एरिया है छत्तीसगढ़ का, है ना, तो वो है। तो इक्ष्वाकु वंश का राजा था दंडक, उसके नाम पे उस एरिया का नाम क्या पड़ा? दंडकारण्य, है ना। ये व्यापम के एग्जाम्स में ये सब चीजें पूछ सकती हैं, व्यापम जितने एग्जाम कंडक्ट कराता है, ठीक है ना। और एक आरुष ये मनु वगैरह तो मैंने आपको बता दिया है। अब जनपद काल देख लेते हैं। उत्तर और वैदिक काल के बाद महाजनपद काल के पहले, है ना, पहले उत्तर काल आता है, पहले वैदिक काल पूरा आता है, ठीक है ना। वैदिक काल के बाद जनपद काल आता है, फिर जनपद के बाद महाजनपद काल आता है। अब ये क्या होता है, इसके लिए आपको मैंने पहले भी बोल चुका हूं, अभी भी बोल रहा हूं कि भारत का इतिहास पहले आप थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा, उसके बाद ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी, है ना, कि जनपद काल क्या है, महाजनपद काल क्या है, मौर्य वंश कब आया, गुप्त वंश कब आया, शुंग काल कब था, है ना। ये अगर आपने पढ़ा नहीं है भारत का इतिहास, तो यहाँ पे बिल्कुल भी एकदम भेजे में नहीं घुसेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये जो नाम है ना, ये नाम डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेते हैं कि तुंडीकेर किसका पूरा नाम था? दमोह का पुराना नाम क्या था? पुराना नाम तुंडीकेर। निमाड़ का पुराना नाम अनुदेश। निमाड़ मतलब जो खंडवा और खरगोन, है ना, 2 जिले ना, खंडवा और खरगोन, तो ये दोनों जिलों को मिला के निमाड़ कहा जाता है, ठीक है, अनुदेश। विदिशा को दशारण कहा जाता था, उज्जैन को अवंती, जबलपुर को त्रिपुरी भी कहते थे, तेवर भी कहते थे, और जबालीपुरम कहते थे। मालवा के पूर्वी भाग को आकर कहते थे, ग्वालियर को वत्स के नाम से भी जाना जाता था, शिवपुरी को नलपुर के नाम से, और खजुराहो को चेती के नाम से जाना जाता था, ठीक है ना। तो ये नाम आप याद रख लेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है ना। नेक्स्ट 2 काल है यहाँ पे, रामायण काल और महाभारत काल, है ना। ये मतलब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, व्यापम के एग्जाम में यदा कदा क्वेश्चन आ जाते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो 4-5 फैक्ट थे, रामायण काल के 5-6 फैक्ट और महाभारत काल के 4-5 फैक्ट, है ना। क्योंकि देखो इतिहास की किताबें भी जब आप पढ़ोगे ना, तो उनमें इनके बारे में कुछ दिखता नहीं है। अब भारत का प्राचीन इतिहास जब आप पढ़ोगे तो उसमें रामायण काल और महाभारत काल आपको नहीं मिलेगा ना। लेकिन चूंकि मध्य प्रदेश से संबंधित कुछ शहर हैं यहाँ पे, मतलब कुछ जगह हैं, इसलिए यहाँ पे कुछ व्यापम के एग्जाम में पूछे जाने की थोड़ी संभावना रहती है ना। तो ये मैंने लिख दिया कि तमसा नदी के किनारे वाल्मीकि आश्रम का उल्लेख है। दंडक वन यानी दंडकारण्य का जो क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्र है, वहां से सीताहरण का उल्लेख है। चित्रकूट में वनवास के साक्ष्य मिले हैं। राम घाट है, वहां पे भरत मिलाप मंदिर है। और ऐसा बताया जाता है कि राम के जो पुत्र थे कुश, वो दक्षिणी कौशल यानी कि छत्तीसगढ़ में शासन करते थे। और शत्रुघ्न के पुत्र यानी राम के जो भाई थे ना, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, उनके पुत्र थे शत्रुघाती, ये विदिशा पे शासन करते थे, है ना। तो ये उतने ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये थोड़ा देख लीजिएगा। और उसके बाद महाभारत काल। महाभारत काल में क्या है, इसमें तो कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं महाभारत काल में, ये थोड़ा एक नजर मार लीजिएगा, मुझे नहीं लगता ये इंपॉर्टेंट है उतना, ठीक है, महाभारत काल।
और महाभारत काल में कौन किसकी तरफ से लड़ा हुआ था ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये भी उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश में महाजनपद काल। महाजनपद काल से अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना। तो महाजनपद काल का जो समय है वो 600 बीसी से 345 बीसी तक, मतलब जब तक चंद्रगुप्त मौर्य नहीं आ गया था तब तक, मतलब 345 बीसी के अराउंड, है ना। 600 बीसी से स्टार्ट हुआ, और ये बीसी वगैरह क्या होता है ये मैंने आपको टाइमलाइन में पहले ही समझा दिया है, ठीक है ना। अब महाजनपदों का उल्लेख कौन से दो ग्रंथों में मिलता है ये इंपॉर्टेंट है। एक जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र, और बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। बहुत इंपॉर्टेंट है, भगवती सूत्र जैन ग्रंथ है और अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ है। तो इन दोनों में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है, 16 महाजनपदों का। और इन 16 महाजनपदों में मध्य प्रदेश में 2 महाजनपद थे, एक अवंती महाजनपद और एक चेदी महाजनपद, है ना। अवंती महाजनपद मालवा के क्षेत्र में था और बुंदेलखंड के क्षेत्र में चेदी महाजनपद था। अवंती 2 पार्ट में डिवाइड था, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। अब मैं आपको इसमें महाजनपद दिखा देता हूं, ये 16 महा, कहीं से हिंदी भी था एक, हिंदी इमेज मेरे को मिली नहीं, तो इसी को देख लो आप, ठीक है ना। ये 16 महाजनपद थे आपके, ठीक है। ये कुरु ये महाजनपद था, ये गांधार महाजनपद था जिसकी राजधानी क्या थी, तक्षशिला। एक मत्स्य महाजनपद था, टोटल 16 थे। अवंती था, है ना, ये अवंती, ये मध्य प्रदेश में ना, मालवा के क्षेत्र में अवंती। फिर एक चेदी महाजनपद था। तो मध्य प्रदेश में 2 महाजनपद थे, एक चेदी जनपद, ये बुंदेलखंड के एरिया के आसपास था चेदी जनपद, और एक अवंती जो महाजनपद था ये मालवा के रीजन में था, ठीक है। इसके अलावा ये एक वत्स जनपद था, ये कौशल, ठीक है ना, ये पांचाल, ये मल्ल, ये काशी, ये मगध, ये सबसे इंपॉर्टेंट है मगध, ठीक है ना, ये वज्जी, ये अंग, है ना। तो ये 16 महाजनपद थे। एक नीचे भी था, एक अश्मक करके एक था, अस्सक, ऐसा कुछ नाम मुझे याद नहीं है। वो दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था, शायद अश्मक नाम था उसका मेरे ख्याल से, है ना। अश्मक या अस्सक देख ही लेते हैं, इसमें भी नहीं है, जो भी था अभी याद नहीं आ रहा, शायद अस्सक या अश्मक ऐसा कुछ नाम था उसका मेरे ख्याल से, ठीक है ना। तो 16 महाजनपद थे, और 16 महाजनपदों में से 2 महाजनपद, एक अवंती, ये अवंती, और एक चेदी, है ना, अवंती और चेदी, ये अवंती और चेदी, ये 2 महाजनपद जो थे वो मध्य प्रदेश का भाग था। बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। अवंती महाजनपद और चेदी महाजनपद, 2 महाजनपद जो थे वो मध्य प्रदेश में थे, ठीक है। ये हो गया। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लेते हैं अपन। जो अवंती महाजनपद है ना, ऊपर मैंने आपको बताया कि 2 जो महाजनपद थे वो मध्य प्रदेश में थे। अवंती महाजनपद 2 इकाइयों में था विभाजित, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती, ठीक है। उत्तरी अवंती की राजधानी थी उज्जैनी, और दक्षिणी अवंती की राजधानी थी आपकी माहिष्मती, ठीक है ना। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि दीप वंश के अनुसार उज्जैन नगरी की स्थापना किसने की थी, राजा अच्युतगामी ने की थी, और चीनी यात्री ह्वेन सांग ने उज्जैन का उल्लेख ऊशेयाना के रूप में किया है ना। तो ये 2 फैक्ट आप याद रखेंगे। 2 शासक इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश से रिलेटेड जिनके क्वेश्चन आप पूछें, एक चंड प्रद्योत, है ना। तो ये चंड प्रद्योत जो था वो अवंती का शासक था, प्रतापी शासक था, और बुद्ध का समकालीन था, ठीक है ना। और इसके अजात शत्रु से तनावपूर्ण संबंध थे, ठीक है। बिंबिसार का जो पुत्र था। अब अजात शत्रु कौन था, बिंबिसार कौन था, इसलिए मैंने आपको बताया था कि भारत का इतिहास पढ़ लेना, है ना, नहीं तो यहाँ पे माथाफोड़ी हो जाएगी, बिल्कुल समझ नहीं आएगा कि अजातशत्रु, बिंबिसार, शिशुनाग ये क्या था, है ना। इसलिए प्राचीन इतिहास पढ़ो अच्छे से। तो आपको यहाँ पे एमपी के रिस्पेक्ट में याद रखना है कि चंड प्रद्योत कहाँ का शासक था, अवंती महाजनपद का शासक था, ठीक है ना। चंड प्रद्योत कहाँ का था, अवंती का था। फिर दूसरा आ जाता है चेदी महाजनपद। चेदी महाजनपद की आपको राजधानी याद रखनी है, क्या थी, शुक्तिमती, और पूर्वी बुंदेलखंड में या बुंदेलखंड के एरिया में इसका विस्तार था, नहीं ये प्रमुख जनपद इंपॉर्टेंट नहीं है। और चेदी में इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है शिशुपाल, ठीक है। अवंती का जैसे इंपॉर्टेंट शासक मैंने आपको बताया, अवंती का इंपॉर्टेंट शासक कौन था, चंड प्रद्योत, तो वैसे ही चेदी का एक इंपॉर्टेंट शासक है, चेदी का कहा गया ये, चेदी का इंपॉर्टेंट शासक है शिशुपाल। शिशुपाल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका जो था वध किया था श्री कृष्ण ने, है ना। ये बताते हैं ना कि 99 गलतियां तुम्हारी माफ करूंगा, दरबार में बैठे रहते हैं, उसके बाद जैसे ही शिशुपाल की 99 गलती हो जाती है तो कृष्ण भगवान मस्त चक्र अपना निकालते हैं और बिल्कुल सर तन से जुदा हो जाता है शिशुपाल का, ठीक है ना। तो यहां तक का था आपका महाजनपद वाला पूरा किस्सा खत्म हो गया। अगले वीडियो में मैं लेके आता हूं मौर्य काल,
है ना, मौर्य काल से स्टार्ट करेंगे और यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। मौर्य काल से, गुप्त काल से, शुंग काल से बनता है ना, यहाँ से आगे से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। ठीक है, तो भाई अभी तक जो भी वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया है बहुत बहुत धन्यवाद दिल से, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया कोई बात नहीं भाई, जब भी मन करे सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर लिखना कि कैसा लगा। तब तक के लिए चलते हैं। ये वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो जिन लोगों को भी थोड़ा सा भी डाउट है कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए अपना 100% कैसे दें, देखिए गारंटी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, है ना, जो गारंटी आपको देता है वो आपको चूतिया बनाता है। ठीक है, सीधी बात बता रहा हूँ। आप अपना 100% कैसे दे सकते हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स निकालने के लिए, वो मैंने इस वीडियो में बताया है। तो इस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, क्लिक करके आप उसको देख सकते हो। ठीक है।